हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आई10 एकेडमी। माई सेल्फ इज वीपी सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने अपना नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने थ्योरी को अच्छे से समझा, ठीक है। और उसके जो न्यूमेरिकल है, जहाँ पे नीट और जेईई एडवांस और आपका मेंस एग्ज़ाम जो फोकस करता है, ठीक है, उन सारे पॉइंटों को हमने अच्छे से कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग जो जेईई मेंस और एडवांस एंड नीट में जो पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, उन पर फोकस करेंगे। जनरली मैं क्या कराऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन पे जैसे एनालिसिस किया है, तो एग्जामिनर इस चैप्टर से कौन से टॉपिक पर फोकस करता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, उस पर फोकस करूंगा। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। जनरली ये कॉन्सेप्ट आप कवर करने के बाद आप जनरली इस चैप्टर से 60 to 70% क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलते हैं। और 30% बचे वो कहाँ से आएंगे, वो आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है ना। मेरे पास कोई ऐसा कोई टैबलेट नहीं है कि आपको दे दिया जाए और आपके पास सारे क्वेश्चन बन जाए, कुछ आपकी मेहनत भी लगती है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग आगे। पहला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कौन से फर्स्ट पूछता है कि डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है। डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है जो बार बार क्वेश्चन एग्जामिनर रिपीट करता है। तो मैं वो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम बार बार रिपीट करता है वो आपको लिखा देता हूँ। वो आपको हमेशा याद रखने हैं। याद नहीं रहे तो आपके अंदर उसके फॉर्मूले से किस तरीके से मैंने ड्राइव किया है, तो वो ड्राइव आप 5 से 6 सेकंड में ड्राइव कर पाओ, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो मैं चलता हूँ फर्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। अब और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है। वो जनरली क्या होता है, टू मास ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। सपोज दिस इज द m1, दिस इज द m2 separated by a distance r is the center to center distance. Then a force act between them which known as the gravitational force, ठीक है ना। तो जिसका फॉर्मूला आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे फॉर्मूले हम लोग जो आज क्वांटिटी को जिन क्वांटिटी की बात करेंगे वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये ग्रेविटेशनल चैप्टर है पूरा, इसमें अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 r², ठीक है ना। तो यहाँ पे G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका पूछता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे आप, यहाँ से G की वैल्यू निकालोगे तो Fg इंटू ये r² हो जाएगा, है ना, अपॉन m1 m2, करेक्ट। अब वैल्यू पुट की दीजिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2, सॉरी, और r² डिस्टेंस है, लेंथ है, तो l का स्क्वायर अपॉन मास का क्या होता है m, और अगेन मास m। इसे आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो m की पावर -1। अब l देख लो, l और l की पावर 3 और t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। एक ये पूछता है डायरेक्ट, ये डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा, कभी कभार इसकी यूनिट भी पूछता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। फॉर नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेकेंड। आप वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए, ठीक है ना। 2 permittivity of vacuum,
देखिए, जिस तरीके से दो मास बॉडी के बिटवीन एक फोर्स लग रहा था, सिमिलरली दो चार्ज बॉडी हैं तो उनके बिटवीन भी एक फोर्स लगेगा। सपोज दिस इज द आर इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। जिस तरीके से दो मास के बिटवीन एक फोर्स लग रहा था जिसको हमने ग्रेविटेशन फोर्स बोला, ठीक है, इसी तरीके से दो चार्ज के बिटवीन एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज बी अट्रैक्टिव फोर्स एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो क्या होता है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन, इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आपको फॉर्मूला किसका चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट निकालोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ जी इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, इसका इधर आएंगे तो ये नीचे हो जाएगा ना, तो Q1 अपॉन Q2 अपॉन एफ ई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आ गया और ये एफ नीचे आ गया, Q1 Q2, ठीक है। और ये 4 पाई यहाँ पर 4 पाई लिख लो, ठीक है। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। Q चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का I होता है Q/T। तो यहाँ से चार्ज निकालोगे, चार्ज का होता है I इंटू टी। तो यहाँ से I को A से रिप्रेजेंट कर दो, T को T से, A इंटू टी। तो यहाँ पे क्या हो गया? A इंटू टी। अब Q2 का लिखो A इंटू टी अपॉन फोर्स का MLT-2, MLT-2 नेक्स्ट RL स्क्वायर, ठीक है। इसे निकालो, आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? पहले M को देखो, M ऊपर आ जाएगा, M की पावर -1। L को देखो, L और L की पावर 3 ऊपर जाएगा तो L की पावर -3। अब देखिए L की पावर, और T का देखिए -2 ऊपर जाएगा +2, तो +2 ऊपर ऑलरेडी है तो T की पावर 4, T की पावर 4 है ना। उसके बाद देखिए A को, A स्क्वायर, A स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, ये फॉर्मूला है आपका एप्सिलॉन नॉट का। ये याद रखिए, एक एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका कभी कभी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी यूनिट पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अवर इम्पोर्टेंट टाइम क्वांटिटी इज द थर्ड, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप एप्सिलॉन नॉट से, म्यू नॉट से, ठीक है ना। देखिए, एक जब जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज रेस्ट पर होता है, तब वो अपने चारों ओर किस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब वो चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तब वो चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्रिएट करता है। लेकिन जब वो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तब वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चैप्टर है एक अलग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सपोज करो
देखिए ये जो रेड है वो है मैग्नेटिक फील्ड और जो ब्लैक कलर की है वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये दोनों किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन मिलकर बनी होती है, ठीक है। और जो इनकी वेलोसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, क्या नहीं, नॉर्मल होती है। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और इनको जो मूव करने वेलोसिटी होती है, ठीक है, मूव करती है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मींस इसकी मोशन की डायरेक्शन कैसी होगी? ये इन दोनों के डायरेक्ट परपेंडिकुलर। तब इनका जो रिलेशन निकालोगे वेलोसिटी में और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एप्साइन नॉट, म्यू नॉट एप्साइन नॉट, ठीक है ना। एक मिनट एयर मोड पर लगा देते हैं। ठीक है, v इजकल टू 1/μ0 एप्साइन नॉट, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या निकालोगे? म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप दोनों साइड क्या कर दोगे? स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दोगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इजकल टू 1/μ0 एप्साइन नॉट, है ना। तो आपको चाहिए म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू उधर से निकाल लो, म्यू नॉट इजकल टू 1/v स्क्वायर एप्साइन नॉट, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कीजिए, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का होता है LT-1, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब है एप्साइन नॉट, एप्साइन नॉट का अभी क्या निकाला था आपने? m की पावर -1 निकाला था, -1 और l की पावर -3 और t की पावर 4 और a की पावर 2, है ना, यही था ना। m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2, इतना निकाला था। अब इसी को क्या करो, इन सारे टर्मिनोलॉजी को ऊपर ले जाओ, एप्साइन नॉट। यहाँ से देखो, पहले मैं m को ले जाऊँगा, m क्या है? -1, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब l को देखो, यहाँ हो जाएगा L2 और -L3, तो l की पावर -1, तो ऊपर जाएगा l हो जाएगा। अब देखो t को, -2, t की पावर -2 हो गया, और 4, तो क्या बचा? 2, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -2, l की पावर -2, l की पावर t की पावर -2, t की पावर -2। अब देखो, अब क्या बचा? a को ऊपर ले जाओ, तो a की पावर -2, a की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अपन इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है 4 कौन सी है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ विस्कोसिटी का निकालना है आप लोगों को, रिप्रेजेंटेड टू म्यू। जब देखिए ये क्या होता है, एक रिवर है, दिस इज द बॉटम, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये एक बोट है, ये मूव कर रही है, वाटर के अंदर मूव कर रही है v वेलोसिटी से, और ये डेप्थ है h, ठीक है। देखिए जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड दो टाइप का होता है, एक तो होता है लिक्विड और एक होता है गैस, ठीक है ना। जो लिक्विड होता है ना, वो फ्लो होता है, जैसे वाटर होता है, वाटर फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? स्लिप होती है, स्लिप होती है, ठीक है ना। इसकी फॉर्म में क्या हो जाता है? फ्लो होता है लिक्विड, ठीक है। लेकिन आपको पता है जब दो लेयर एक दूसरे पर स्लिप होती है, स्लिप होने का मतलब क्या है? उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है। जब रिलेटिव मोशन हो रही है तब उस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए क्या प्रेजेंट आता है, क्या क्रिएट होता है? एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, फ्रिक्शन फोर्स को भी दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स, एक इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि ये सरफेस है, दिस इज द
ये दो सरफेस स्लिप हो रही हैं, लेकिन किसी लिक्विड के अंदर, जो लिक्विड के अंदर सब्सटेंस के अंदर जो दो लेयर स्लिप हो रही हैं, यानी कि रिलेटिव मोशन हो रही है, उसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसे इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। दिस इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज द विस्कोसिटी। जो वाटर के अंदर जो लेयर स्लिप होती है एक दूसरे के अंदर, उनकी रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है जिसको कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है ना, यानी कि विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जो कि वाटर के या लिक्विड के फ्लो का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है ना, तो जिस तरीके से ये वाटर फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो ये जो वाटर होगा, ये लिक्विड होगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाली जो लेयर है, ये वाली है ना, ये इसको, ये जो इससे जस्ट नीचे वाली लेयर होगी, ये इसको रोकेगी इसे फ्लो होने से, क्योंकि ये जो बोट के बॉटम में जो लेयर कांटेक्ट है बॉटम से, वो तो v वेलोसिटी मूव करेगी, लेकिन उस लेयर से जस्ट नीचे वाली लेयर होगी वो उसे रोकने की कोशिश करेगी, है ना। तो जो रोकने की कोशिश करेगी उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, तो जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू v अपॉन h इंटू एरिया ऑफ द दिस सरफेस। ये बॉटम होगा ना, ये बोट का जो बॉटम होगा उसका एरिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको चाहिए v का वैल्यू, म्यू का वैल्यू, म्यू इजकल टू फोर्स, विस्कस फोर्स इंटू h अपॉन v इंटू एरिया। इसकी वैल्यू रखो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m l t माइनस 2, है ना, और h का l हो गया अपॉन यहाँ l t माइनस 1 हो गया वेलोसिटी का, एरिया का L2 हो गया। इसको हल करो। म्यू की वैल्यू कितनी है, पहले m को देखो, m तो एक ही है। ठीक है, अब देखो l को देखो, l से l कैंसिल, इससे ये स्क्वायर कैंसिल, एक l बचा, ऊपर जाएगा l की पावर -1। t का देखो, t -2 और -1, ये हो जाएगा ऊपर 0.1, तो -2 0.1, तो क्या होगा, t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट our important quantity is the fifth इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें एक चार्ज प्रेजेंट है तो इससे एक फोर्स लगेगा, F फोर्स लगेगा। उसकी वैल्यू क्या होती है, F इजकल टू Q इंटू E। ये सारे फॉर्मूले, सारे डेरिवेशन, सब कुछ आप इनके रिलेटेड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको चाहिए E की वैल्यू, तो E इजकल टू F अपॉन Q, F अपॉन Q वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्स की क्या होता है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, mLT माइनस 2। चार्ज का क्या होता है AT। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, m l t माइनस 2 और ऊपर जाएगा -3 और a -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का 6 प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए सपोज ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से मूव करता है, तब इस पर एक फोर्स लगता है। उसकी वैल्यू होती है F इजकल टू Q B V साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा डायमेंशनल लेस। ठीक है, तो आपको चाहिए B की वैल्यू, तो B इजकल टू क्या हो जाएगा, B इजकल टू F अपॉन Q V साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्स क्या होता है, mLT माइनस 2 अपॉन चार्ज क्या होगा, AT अपॉन
v का क्या हो गया एल टी माइनस 1 और साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो b का फॉर्मूला कितना आ गया, पहले m को लिखो m है ना, उसके बाद l को देखो l से कैंसिल और क्या बचेगा, कैंसिल हो गया। अब t का देखो t माइनस 2 ऊपर t ये दोनों कैंसिल हो गया, t की पावर माइनस 2 क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना, और l कैंसिल हो गया। अब क्या बचा a की पावर -1, a की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b, ठीक है ना, ये कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आवर इम्पोर्टेंट क्वांटिटी इज द रेजिस्टेंस। R ओम लॉ पढ़ा है आपने, V इजकल टू आई आर, आपको R की वैल्यू चाहिए, R इजकल टू V अपॉन I। अच्छा V का फॉर्मूला क्या होता है, V क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई Q है ना, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, वर्क डन बाई Q इंटू आई हो गया है ना, Q इंटू आई हो गया। उसके बाद क्या वैल्यू पुट करना है आपको, वर्क डन का आपको पता है ml/t - 2, वर्क का क्या होता है ml/t - 2, चार्ज का क्या होता है at और करंट a हो गया है ना, इसको हल कर लो। m l को देखो L2 ऊपर है और तो कहीं नहीं है तो L की पावर 2, उसके बाद t को देखो t नीचे है एक और -2 ऊपर है तो ऊपर जाएगी -1 हो तो t की पावर -3 हो जाएगा। ये a2 हो गया, a2 ऊपर जाएगा a की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, क्या निकाल लिया मैंने, सॉरी हाँ यही सही तो क्या है रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कैपेसिटेंस, नेक्स्ट इज द कैपेसिटेंस। एट कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ एनी डिवाइस टू स्टोर ए चार्ज, कोई भी ऐसी डिवाइस जो वो अपने वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, दिस कैपेसिटी इज नोन एज द कैपेसिटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इजकल टू Q अपॉन V, सॉरी। तो यहाँ से आपको पता है Q का क्या होता है A इंटू टी, ये क्या है V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस V, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकाल लो ml/t - 2 अपॉन at है ना, तो यहाँ से क्या हो गया ml/t - 3 a - 1 है ना, कितना हो गया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो ml/t - 3 a - 1 है ना, ये हो गया। अब देखो m को ऊपर ले जाओ, m की पावर -1, l को देखो l स्क्वायर ऊपर जाएगा l की पावर -2, अब t को देखो t की पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 और ऊपर पहले से ही था तो t की पावर 4। अब देखो a को a -1 ऊपर जाएगा पॉजिटिव तो एक a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर सारे टर्म हो गए। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि एग्जामिनर द्वारा बार बार रिपीट करता है, ठीक है, जेई मेंस हो, नीट हो और एडवांस हो, ठीक है ना।
किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, पी वाई क्यू लगा के देखते हैं हम लोगों ने, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। हम लोगों ने कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूला अभी फाइंड किए। एक तो पहला किया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। अब देखे हैं पी वाई क्यू किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 वाई टी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला पूछा है, तो आपको पता है ये क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है, एक 1/v=μ0 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ चुका है आप लोग, जहाँ से म्यू की डायमेंशन फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, है ना। तो इन दोनों साइड स्क्वायर कर दो, v²=1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी की तो वैल्यू पूछी है उसने, तो ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के, और वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, -LT-1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, L²T-2। इसी को क्या लिख सकते हैं, L²-2 नीचे चला जाएगा, T⁻², तो L²T², दिस इज द बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए, द डायमेंशन ऑफ b²μ0 विल बी, डायमेंशन ऑफ b²/μ0 विल बी, b²/μ0 का डायमेंशन है, ए ऑप्शन है आपका ml2T-2, ml2T-2, बी है आपका ml_T-2, सी है आपका ml−1T-2, है ना, और डी है आपका ml2T-2 और A-1, ठीक है। फाइंड करना है आपको b²μ0, या तो आप डायरेक्ट b का आपको पता है, b² का आपको पता है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, ठीक है। जैसे या फिर एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मीन्स एनर्जी डेंसिटी, वो होता है b²/2μ0, तो इसी की वैल्यू तो पूछिए, b²/2μ0 की, है ना। तो ये किसके इक्वल है, एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ml2T-2 अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, L⁻3। तो यहाँ से निकालोगे तो ml2 ऊपर है L3 नीचे है, तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो L⁻1 बचेगा, है ना, और T⁻2 भाई। तो किसका फॉर्मूला आ गया, b²/μ का, जिसका पूछा गया आपको। तो ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन मैच करा रहा है, ml−1T2, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, b² की वैल्यू पुट रखो, b², सेकेंड कैसे रखोगे, b² करो m² T⁻⁻4 I⁻⁻2 अपॉन μ0 कहाँ, ये रहा ml_T-2। इसे आगे सॉल्व कर लो, m⁻1 हो जाएगी, 2 ऊपर है नीचे 1 है, तो m, l तो ऊपर है ही नहीं, तो L⁻1, t देखो -4, ये -2 नीचे है, तो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो -4 +2 कितना हो गया, -2 T⁻2। और एरिया के क्या होता है, ए है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा ml−1 T-2, सिंपल, किसी भी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, ये ऑप्शन गिवन है, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ε0μ0 के स्क्वायर रूट की डायमेंशन। तो वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट, देखो ε0 की कितनी होती है, m-1 L⁻3 T⁻4 A²,
अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एम एल टी माइनस 2 और ए की पावर माइनस की 2। ठीक है, इसे हल करो, ऊपर जाएंगे तो m की पावर -1 हो जाएगी, है ना, सॉरी -2 -1, ये भी -1 हो जाएगी, तो -1 -1 -2। l का देखो -3, ये ऊपर जाएगा l की पावर माइनस की 4। t का देखो t की पावर 6, है ना, और ये क्या होगा a की पावर 4। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, ये क्या होगी, m की पावर -1 बचेगी, ये क्या बचेगी, l की पावर -3 बचेगी, ये t की पावर 3 बचेगी, ये बचेगा आपका a की पावर 2। ठीक है, अब देख लो, पहले a को लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए स्क्वायर दे रखा है पहले, फिर टी क्यू हो गया, फिर m की पावर -1 l -3। अब मैच करा लो ऑप्शन, ए स्क्वायर t3 m -1 और l की पावर 3, l की पावर इसका रूट -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, -4 का स्क्वायर रूट लोगे तो -2 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आई थिंक, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका जो कि एग्जाम डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी मैंने लिखा दिया है, ठीक है ना, वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर याद नहीं रहती है तो कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें याद ही नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इनको किस तरीके से फाइंड किया जाता है, तो उस पे अपनी प्रैक्टिस इस लेवल का बना कर रखिए कि 5 से 6 सेकंड में आप कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाओ। ठीक है ना, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, 2 डायमेंशनल फॉर्मूला और लिख लीजिए, जो भी था, जैसे 9 था तो उसमें लिख लीजिए प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट H क्या होता है, जो एनर्जी होती है, जो लाइट पृथ्वी तक गिरता है सन पे, एक छोटे छोटे एनर्जी की पैकेट के फॉर्म में गिरता है, जिनको क्या कहते हैं, फोटोन। उस एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E = h न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, है ना। तो क्या करोगे, यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, तो h की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, h = एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी की वैल्यू करो mL2T-2 और फ्रीक्वेंसी की होती है T-1। तो यहाँ से h का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL2T-1, करेक्ट। तो यहाँ से h का वैल्यू भी लिख सकते हो आप, mL2T-1, ठीक है ना। उसके बाद एक और देख लो, 10 = बोट्स कांस्टेंट, बोट्समैन कांस्टेंट, बोट्समैन कांस्टेंट के बोट्समैन कांस्टेंट होता है R/N, R/NA, ठीक है। R इज द गैस कांस्टेंट, है ना। जैसे कि PV = nRT, तो यहाँ से R का वैल्यू निकालोगे PV/T, है ना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, P का क्या होता है mL-1T-2, है ना। और वॉल्यूम का क्या होता है L की पावर 3, और ये क्या है टेम्परेचर क्या होता है K, तो इसको निकालो mL-1 और +2 तो 2 हो जाएगा, L की पावर 2 और T की पावर -2 और K की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, K = mL2T-2 और K की पावर -1। Na इज द रेनॉल्ड नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 × 10⁻23।
ठीक है, तो ये तो डायमेंशनलेस है, तो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला कितना हो गया, mL2T-2 के की पावर -1। ये दोनों और क्वांटिटी याद रखनी है आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ लिख लीजिए k = कितना निकला है, mL2T-2 के की पावर -1। कॉन्सेप्ट सेकेंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 को मैं एक क्वेश्चन के जरिए ही समझाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जो हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। एप्लीकेशन के अंदर हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़े थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हमको ये पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टरों पर डिपेंड कर रही है, तो वी कैन ड्राइव इट्स रिलेशन, ठीक है। उस क्वांटिटी का हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल के लिए सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड ड्राइव किया था, बाय द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो एग्जाम किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इफ द वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स आर चूजन एज ए बेसिक क्वांटिटी, देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास विल बी, कि जो वेलोसिटी है आपका, है ना, और टाइम है और फोर्स है, उनको हम एक बेसिक क्वांटिटी अज्यूम करें, ठीक है ना, तब जो मास का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ वो कितना होगा, ठीक है ना। तो सिलेक्ट आप इस तरीके के क्वेश्चन में आप एक ही कॉन्सेप्ट मान के चलिए कि जो जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, जैसे मास का, तो हम लोग ऐसे मान के चलेंगे मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स। इन तीनों क्वांटिटी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, मास प्रोपोर्शनल टू v f की पावर a, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि फोर्स की पावर a पर m डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन फोर्स की पावर में अज्यूम कर लिया a। अगर b पर डिपेंड करता है, मैंने अज्यूम कर लिया b की पावर b, और t पर डिपेंड करता है t की पावर मैंने अज्यूम कर लिया c। f की कौन सी पावर पर डिपेंड करेगा, v की कौन सी पावर पर डिपेंड करेगा, c की कौन सी पावर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मुझको अभी आइडिया नहीं है, तो मैंने अज्यूम कर लिया है, तो a b c की वैल्यू ही मुझे फाइंड करनी है, a b c की वैल्यू ही मुझे फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। जैसे ही मैं a b c की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो क्या करूँगा, पहले राइट साइड का, जैसे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखोगे, जो क्या होता है मास, क्या होगा मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखोगे, m l 0 हो जाएगा, t की पावर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, तो इधर देखो क्या है, f की पावर a, b की पावर b और t की पावर c। तो f का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mLt-2 की पावर क्या है, a मैंने अज्यूम किया है। वेलोसिटी का क्या होता है, lt-1, इसकी पावर क्या अज्यूम किया है, b, ठीक है। और ये है टाइम का c। यहाँ से इनको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या करेगा, m की पावर a, l की पावर a और l की पावर यहाँ से प्लस b हो जाएगा, और तो कोई है नहीं। अब t को देखो, t की पावर -2a यहाँ से, और यहाँ से माइनस की b हो जाएगा, तो यहाँ से t की पावर प्लस c हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेकिन किसी भी इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए, ठीक है, उसकी करस्पॉन्डिंग डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ऑल टर्म आर सेम। जैसे मास का इधर डायमेंशन कितना है, 1 है, तो इधर भी मास का कितना डायमेंशन होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर l का डायमेंशन 0 आ रहा है, तो इधर भी l का डायमेंशन
जीरो ही आना चाहिए। अगर टी का जीरो आ रहा है तो इधर भी टी का जीरो होना चाहिए इस इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, बाय द कंपैरिजन, बाय द कंपैरिजन। अब देखो मास की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, तो a इजकल टू सिंपल क्या हो जाएगा 1। अब l का देखो, l इजकल टू l की पावर 0 या l की पावर a प्लस बी, तो a प्लस बी इजकल टू 0, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से देखो t की पावर 0, यहाँ कितना है -2a माइनस बी प्लस सी इजकल टू 0। ये 3 इक्वेशन आपको पता चल गए, ठीक है। और 3 अननोन है तो आप आसानी से पता कर लोगे। a की वैल्यू है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -a, यानी कि b इजकल टू -1 हो जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे 1, 1 को ले जाएंगे -1 हो जाएगा। अब a b की इसमें वैल्यू पुट कर दो, -2, a की वैल्यू है 1 माइनस b की वैल्यू है आपकी -1 प्लस c इजकल टू 0। ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया +1 प्लस c इजकल टू 0। तो c की वैल्यू कितना हो जाएगी -2 + 1 -1, उधर ले जाएंगे c की पावर 1। सिंपल। अब वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्या हो जाएगा f की पावर a, f की पावर a की वैल्यू कितनी आई है 1, और v की पावर b की वैल्यू कितनी आई है -1, t की पावर c c की वैल्यू कितनी आई है 1। सिंपल, यही आंसर होगा। मैच करा लीजिए, f v की पावर -1 और t की पावर 1, b इज द करेक्ट, b इज द आवर आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा। एक तो इस तरीके से बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है इस कॉन्सेप्ट पर। डायरेक्ट जिन भी फिजिकल क्वांटिटी को वो बेसिक क्वांटिटी जनरली हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को ही बोलते हैं। तो जिनको बेसिक क्वांटिटी अज्यूम कर रहा है, ठीक है, उनकी पावर अज्यूम करो, ठीक है ना। और जिस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है तो वो ऐसे अज्यूम करो कि जिस क्वांटिटी को पूछ रहा है वो क्वांटिटी उन बेसिक क्वांटिटियों पर डिपेंड करता है। अब किस उन बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंड तो करता है, स्क्वायरली डिपेंड करता है, एफ की पावर स्क्वायरली या लीनियरली कैसे डिपेंड करता है वो हमको पता नहीं है, वो तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया एफ की पावर ए है, जो भी ए का वैल्यू जैसे ए आया 1 आ गया यहाँ पे। अगर स्क्वायरली डिपेंड करता होगा तो ए की पावर 2 आ जाता, इनवर्सली डिपेंड करता है ए की पावर -1 आ जाता। लेकिन अभी हमको पता नहीं है, हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने एफ की पावर ए अज्यूम कर लिया, वी की पावर वी अज्यूम कर लिया, टी की पावर सी अज्यूम कर लिया। फिर डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे और राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है ना। अब कोई भी इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम, यानी कि इधर लेफ्ट हैंड साइड का जो मास का डायमेंशंस है वही लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी m की पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि a की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 1 होना पड़ेगा। सिंपल, इसी का यूज करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। अपना नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है एक और है, उस पर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 3 को ही मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही यूज है, ठीक है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी का ही यूज है। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बताता है, कोई भी इक्वेशन करेक्ट तभी होगा जब दोनों साइड में उसकी जो करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस हैं टर्म की वो सेम हो। और दूसरा वो क्या बताता है कि हम लोग सेम क्वांटिटी से में ही घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मास में से मास को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मास को ही ऐड कर सकते हैं, मास को मास से ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सपोज इस रूम में 10 हाथी हैं, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ और 10 हाथी और 5 हॉर्स हैं, घोड़े हैं, तो मैंने बोल दिया 10 हाथियों में से 2 घोड़े घटा दो, घटा पाओगे? नहीं घटा पाओगे, ठीक है, क्योंकि हाथी में से हाथी ही घटेंगे
होश में से घोड़ों में से घोड़े घटेंगे। इसी तरीके से सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी ही माइनस हो सकती है, ऐड हो सकती है और कंपेयर हो सकती है। मीन्स मास में से मास ही माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं होगा मास में से फोर्स माइनस कर दो। ठीक है, इसका यूज करना है एग्जाम्पल के लिए। मैं क्वेश्चन को ले लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन गिवन था। इन द क्वेश्चन इक्वेशन x प्लस ए अपॉन बाई स्क्वायर बाई माइनस बी इजकल टू आर टी, जहाँ पे x क्या है प्रेशर, बाई इज द वॉल्यूम, ठीक है ना, और r इज द गैस कॉन्स्टेंट, t इज द टेम्परेचर। अब वो बोला है कि जब मैं a अपॉन बी को फाइंड करूँ, a अपॉन बी को फाइंड करूँगा तो एक क्वांटिटी मिलेगी, फिजिकल क्वांटिटी। वो किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट है, इम्पल्स के या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के या एनर्जी के या प्रेशर ग्रेडियंट के, किसके इक्विवेलेंट है। मींस ए अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल आएगा। ठीक है ना, सिंपल। तो आपको पहले ए का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करना है, अब ये देखिए, पहले करना है आपको बी का। पहले ये देखिए बाई माइनस बी, यानी कि बाई इज द वॉल्यूम, बाई इज द वॉल्यूम माइनस बी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी में से सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस होगा। मींस यहाँ देखिए बाई वॉल्यूम माइनस बी, वॉल्यूम में से बी माइनस हो रहा है, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर वॉल्यूम में से माइनस होगा बी तो बी को वॉल्यूम होना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस हो सकता है। इसका मतलब बी इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L की पावर 3, L की पावर 3। तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया आपके पास। अब देखो ए की वैल्यू, ए एक्स प्लस ए अपॉन बाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए अपॉन बाई स्क्वायर, यानी कि x प्लस ए अपॉन बाई स्क्वायर। यहाँ देखो x इज द प्रेशर। अरे प्रेशर में से क्या, प्रेशर में क्या ऐड हो सकता है, प्रेशर ही ऐड हो सकता है। ऐसा नहीं है प्रेशर में से आप वॉल्यूम को प्लस कर दो या वॉल्यूम को माइनस कर दो, हाथी में से हाथी ही सब्ट्रैक्ट होंगे और ऐड होंगे। तो इसी तरीके प्रेशर में अगर ऐड हो रहा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, प्रेशर, यानी कि ए अपॉन बाई उसका जो क्वांटिटी है वो कैसी है, प्रेशर की, तभी इसमें ऐड हो रही है। और प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, है ना। ए का चाहिए, ए इजकल टू एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, बाई को उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगी बाई स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। अब बाई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर, यानी बाई क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाई का बाई का वॉल्यूम, तो बाई वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का क्यू का होल स्क्वायर। हल कर लो, ए इजकल टू एम, यहाँ एल की पावर कितनी हो जाएगी 6 और माइनस एल, तो L की पावर 5 और T की पावर -2 बचा। सिंपल। अब आपके पास A की वैल्यू भी पता है और B की वैल्यू भी पता है। अब आपको क्या फाइंड करना है, A अपॉन बी वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी है m, L की पावर 5, T की पावर -2, B की वैल्यू कितनी है L की पावर 3। तो यहाँ से मान 5 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा m L 2T -2। ये किसका फॉर्मूला है, एनर्जी का होता है, विस्कोसिटी का तो नहीं हो सकता। विस्कोसिटी का क्या होता है, विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, विस्कोसिटी का होता है एम एल -1 टी -1, ठीक है ना। और इसका इम्पल्स का क्या होता है एफ इंटू टी, तो इसका क्या होगा एम एल टी -3 इम्पल्स, है ना। यहाँ देखो एनर्जी क्या होता है एम एल टू टी -2। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स प्रेशर डिवाइड बाई हाइट, प्रेशर डिवाइड बाई डेप्थ, यानी कि डी पी अपॉन डी एच, यानी कि प्रेशर का कितना होता है एम एल
एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो यह हो जाएगा एम एल, प्रेशर क्या होता है एम एल माइनस वन, है ना, टी माइनस टू अपॉन ये हो गया एल, तो ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस टू टी माइनस टू, इसका प्रेशर ग्रेडियंट। तो आप देखो ये किसके साथ मैच कर रहा है, एनर्जी के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल, इस बेसिस पर पूछता है। ठीक है, इक्वेशन होगा, आपको इतना याद रखना है कि सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं और कंपेयर हो सकती हैं। अगर वॉल्यूम में से बी माइनस हो रहा है इसका मतलब बी भी वॉल्यूम होगा। प्रेशर में ये क्वांटिटी ऐड हो रही है इसका मतलब ये क्वांटिटी भी प्रेशर होगी। क्या होगी, प्रेशर ही होगी, तभी इसमें ऐड हो सकती है। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट हमने क्लास में अच्छे से समझे हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें थ्योरिकल भी कंप्लीट किए हैं, क्वेश्चन भी समझे हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है ना, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं। मैक्सिमम नीट और जेईई मेंस एडवांस इन्हीं कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं डायरेक्ट पूछता है वो इस पर ही फोकस करता है, तो इनको याद रखना है। अगर याद नहीं रह रहे हैं तो कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। इस तरीके से प्रैक्टिस रखो कि कोई भी फार्मूला अगर यूनिवर्सिटी से पूछता है तो 2 से 3-4 सेकंड के अंदर आप फाइंड कर पाओ इसका डायमेंशन फार्मूला। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है एक, वो भी कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट 4, इसी का ही पार्ट है वो जनरली। देखिए ये क्वेश्चन है, उसने बोला था एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी U इजकल टू अल्फा अपॉन बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन के टी, जहाँ पर अल्फा बीटा कांस्टेंट है, जो x है डिस्प्लेसमेंट है और जो k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t है आपका टेम्परेचर। ठीक है ना, तब पूछा है डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा की डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है उसने। ये ऑप्शन है आपके एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, थीटा माइनस वन यानी टेम्परेचर का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको आप के से भी लिख सकते हो और थीटा से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में थीटा में रिप्रेजेंट किया था तो मैंने थीटा में ही लिख दिया है। एम की पावर 0 एल टू टी माइनस टू, एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0 मीन्स डायमेंशनलेस, है ना। एम की पावर 0 एल टू टी 0 कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो अल्फा एक्स अपॉन के टी, ये क्या है थीटा है ना, ये क्या है ये पूरा थीटा है, एंगल एंगल है। और एंगल कैसा होता है डायमेंशन, जो एंगल डायमेंशनल लेस, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है जिसका वैल्यू क्या होता है एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0, है ना। अब एंगल यहाँ पे कितना है अल्फा एक्स अपॉन के टी, ठीक है ना। आपको चाहिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करना, तो अल्फा एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है ये हो रहा एम एल टू टी माइनस टू और के टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ पर थीटा ले रहा है वो, तो थीटा की पावर -1 मैं लिखूंगा, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है थीटा की पावर थीटा टेम्परेचर, है ना। इसे हल करना है, देखो ये क्या हो गया m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, तो इधर ये सारी क्वांटिटी को इधर ले जाएंगे तो ये कितना होगा अल्फा अपॉन ये कितना हो जाएगा m l 2, इसको नीचे लाऊंगा तो -1 तो l बचेगा और ये t की पावर -2 और थीटा 0 हो जाएगी, -1 और +1 0 हो जाएगी। इधर बचा m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना, इन सारे टर्म को इधर ले जाओ, m की पावर 1 + 0 क्या हो जाएगा m, l + 0 क्या हो जाएगा l t -2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा, है ना। अब देखो दूसरा टर्म
u इजकल टू अल्फा अपॉन बीटा, u इजकल टू अल्फा अपॉन बीटा, और साइन क्या होता है, डायमेंशनलेस, यानी कि ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो अल्फा बीटा भी एक एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि u एनर्जी डेंसिटी अल्फा अपॉन बीटा इजकल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ml टू t माइनस टू एल क्यूब, ml टू t माइनस टू अपॉन वॉल्यूम का क्या हो जाएगा L3, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ml माइनस वन t माइनस टू। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू कितना आ गया, ml माइनस वन t माइनस टू। बीटा की वैल्यू चाहिए तो बीटा को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, बीटा इजकल टू अल्फा की पावर ml माइनस वन t माइनस टू, ठीक है। अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला पता कर चुके हो, तो क्या हो जाएगा ml t माइनस टू अपॉन ml माइनस वन t माइनस टू, ठीक है। t से t हट गया, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -2 ऊपर है -2 नीचे है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 और +2 0 हो जाएगा। l की पावर, l को ऊपर ले जाएंगे l की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 यहाँ 1, तो m भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ओनली बचेगा l की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। देखो कोई ऑप्शन है, ओनली l की पावर 2, l की पावर 2, m की पावर 0, l की पावर t की पावर 0, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से वो क्वेश्चन पे एग्जाम में फोकस करता है, ठीक है ना। तो मैंने ये 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। जो पूरे जो चैप्टर है डायमेंशन एनालिसिस का, उस डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर पे जो जेईई मेंस और एडवांस और आपका जो नीट एग्जाम किस तरीके से फोकस करता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना, उस पर मैंने बात की है, जो बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट करता है, टॉपिकों को रिपीट करता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ वो चैप्टर मैंने कवर किया है, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से कराया है, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसके एग्जाम्पल से भी समझाया है, ठीक है ना। तो पहले वो देखिए, बाकी ये सारी चीज़ें अपने आप कर लोगे आप, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।